हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं बिहार एसएससी मैथमेटिक्स के दूसरे सेशन को, जिसमें 10 प्रश्न के साथ हम आपके साथ आज जुड़ रहे हैं फिर से दोबारा। पहला क्लास कल अपलोड हो चुका है और आज दूसरा सेशन है। तो आइए दूसरे सेशन को हम लोग बहुत ही बेहतर तरीके से कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए और आप लोग समझिए और बाकी अपना मेहनत करते रहिए। तो आइए पहले प्रश्न पे आइए, देखते हैं पहला प्रश्न हमारा क्या है। पहला प्रश्न मेरे भाई, दो मित्र P और Q एक साथ वृत्ताकार ट्रैक पर एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं। P और Q एक बिंदु मान लीजिए ये हो गया, यहाँ से है P और Q, दोनों एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते हैं और एक ही दिशा में, यानी एक ही दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, P का जो है सो 6 मीटर पर सेकंड चाल है, Q का चाल B मीटर पर सेकंड है। क्या है? B मीटर पर सेकंड है। यदि वे वृत्ताकार पथ पर ठीक दो बिंदुओं पर एक दूसरे को पार करते हैं, यानी कि अब जैसे ये दोनों चलते हैं तो ये दौड़ तो रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों का जो है सो चाल है, तो किसी का चाल ज़्यादा होगा, किसी का चाल कम होगा। तो जिसका चाल ज़्यादा होगा वो तो कम वाले चाल से आगे निकल जाएगा। तो फिर वो कम वाला चाल वाला आदमी जहाँ तक पहुँचा रहेगा वहाँ तक फिर से ज़्यादा वाला चाल वाला आदमी पहुँच जाएगा, तो एक बार मिल जाएगा। वैसे ही फिर जहाँ वो मिलेगा वो दूसरा बिंदु। तो ये कह रहा है कि वृत्तीय पथ पर जब वो चक्कर लगाते हैं तो वो ठीक दो बिंदुओं पर ही एक दूसरे को पार करते हैं, दो बिंदु पर एक दूसरे को पार करते हैं। अब क्या कह रहा है कि b एक प्राकृत संख्या है, b एक प्राकृत संख्या जो 6 से कम है, यानी कि b का जो मान है ये 6 से कम है। यानी कि q जो है सो q का चाल है वो 6 मीटर पर सेकंड से कम चाल से चल रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मान लीजिए ये जैसे चलेगा तो ये चलना शुरू किया और इसका चाल 6 से कम है, लेकिन p का चाल 6 से ज़्यादा है, तो p आगे निकल जाएगा। और जैसे q मान लीजिए यहाँ तक आएगा तब तक p फिर से इसके पास आ जाएगा, तो एक बार मिल गया। फिर मान लीजिए कहीं आया q, तब तक फिर पीछे से आ गया p, तो वहाँ मिल जाएगा। तो दो बिंदु पर ये मिलते हैं। अब कह रहा है कि b का मान कितना हो सकता है। तो देखिए सबसे पहले मेरे भाई एक बात आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोई भी, चाहे वृत्ताकार पथ हो चाहे वो रैखिक पथ हो, इसमें अगर दो व्यक्ति या दो ट्रेन कुछ भी अगर सेम डायरेक्शन में चल रहा है तो देखिए सेम डायरेक्शन जब इधर और इधर भागेगा दोनों। तो अब बताइए, जब मान लीजिए इसका चाल ज़्यादा हो गया, इसका चाल कम हो गया, और मान लीजिए कि किसी दूरी पर ये मिल रहे हैं, जब किसी दूरी पर मिल रहे हैं तो जब दोनों पहुंचेंगे तो इन दोनों का जो सापेक्ष चाल होगा वो क्या होगा, ज़्यादा वाले चाल में से कम वाला चाल जो है सो हम लोग घटा देंगे, ज़्यादा वाले चाल में से कम वाला चाल घटा देंगे तो वो सापेक्ष चाल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि अगर विपरीत दिशा में चल रहा है, अगर मान लीजिए विपरीत दिशा में चल रहा है, ये बिंदु हो गया, ठीक है, ये बिंदु हो गया हमारा। अब देखिए, अब यहाँ से मान लीजिए कि एक आदमी गया इस दिशा में और दूसरा आदमी गया विपरीत दिशा में, और अब कहेंगे कि ये कहाँ मिलेंगे। तो ये जो दूरी तय करेंगे और जो मिलेंगे वो ऐसा बात तो है नहीं कि एक बैठा रहेगा और एक आके पहुँचेगा, नहीं, दोनों दौड़ेंगे और दोनों जहाँ आकर के मिलेंगे उस बिंदु पर, तो उस बिंदु के लिए सापेक्ष चाल क्या होगा, यानी इसका भी चाल और इसका भी चाल, ये भी अपने चाल से चल रहा है, ये भी अपने चाल से चल रहा है, यानी कि दोनों का चाल हम लोग जोड़ देंगे। तो जब विपरीत दिशा में और वहीं जब ये एक दिशा में जब दोनों जा रहे हैं तो एक दिशा में जाएंगे, तो जैसे मान लीजिए कि ये ज़्यादा चाल हो गया तो ये निकल जाएगा आगे, और ये कम चाल हो गया तो ये पीछे रह जाएगा। और फिर जब ये आके दूसरे बिंदु पर मिलेंगे, यानी कि ये जो दूरी तय कर रहे हैं ये दोनों ही चल रहे हैं, लेकिन आगे से पीछे से फिर आके मिल कौन रहा है, तो ज़्यादा चाल वाला। तो यानी कि ज़्यादा चाल वाले में से जब कम चाल वाले को घटाएंगे तो वो जो आएगा वो दोनों का जो है सो सापेक्षिक चाल आएगा। तो इस तरह आप लोग ये समझें कि अगर एक दिशा में दोनों दौड़ रहे हैं तो सापेक्षिक चाल निकालने के लिए हम लोग चाल को घटाते हैं, और वहीं अगर विपरीत दिशा में जा रहा है तो दोनों चाल को हम लोग दोनों के स्पीड को जोड़ देते हैं, तो सापेक्षिक चाल जो है सो हमारा निकल जाता है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ तक आशा करते हैं समझे होंगे। अब एक चीज़ जानिए आप लोग, ये जो है सो मिलने का कितना दिया हुआ है कि 2 बार मिलता है। तो एक फार्मूला आप लोग देखिएगा, होता है मिलन बिंदु। मिलन बिंदु का फार्मूला क्या होता है, सापेक्ष
चाल अब बटा में दोनों के चालों का HCF, चालों का HCF, ठीक है, HCF। इसी फार्मूला पर हम लोग जो है सो इस चीज़ को निकाल लेंगे। तो देखिए हमारा मिलन बिंदु कितना है 2, यानी 2 बार मिल रहा है, तो मिलन बिंदु का मान हमारा कितना हो जाएगा 2। और सापेक्ष चाल, अब देखिए, अब सापेक्ष चाल मैंने क्या कहा था, और दोनों एक ही दिशा में जा रहा था, एक ही दिशा में जा रहा था, क्या होगा कि P का चाल है 6 मीटर पर सेकंड में से घटा लेंगे हम लोग B, तो यानी कि 6 - B मीटर पर सेकंड हो जाएगा हमारा सापेक्ष चाल। तो ये हो जाएगा 6 - B मीटर पर सेकंड। अब बटा अब दोनों चालों का HCF, तो अब HCF कैसे निकालेंगे। अब देखिए, अब B का मान तो पता हम लोग है नहीं कि HCF निकालेंगे, तो और यहाँ पे कह रहा है कि B एक प्राकृत संख्या है जो कि 6 से कम है, तो B के कितने मान हो सकते हैं, B के कितने मान हो सकते हैं। तो अब देखिए, अब B का मान 1 भी हो सकता है, प्राकृत संख्या है तो 1 से शुरू होगा, 0 से अगर शुरू होता तो वो तो पूर्ण संख्या हो जाएगा, 0 प्राकृत संख्या नहीं है, याद रखिएगा कि 0 प्राकृत संख्या नहीं है। 1 से लेकर के गिनती की सभी संख्याओं को क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। तो 1 2 3 4 5 ये सारा हो सकता है हमारा B का मान, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि 5 हम लोग उत्तर दे देंगे 5 हो गया, नहीं, अब इसको रख के इस वैल्यू पे हम लोग यहाँ नीचे B का मान लेके इसका HCF निकालेंगे, और ये जो हमारा हल करके अगर 2 आ गया तो वही मान हमारा वैरी करेगा। तो चाहिए हम लोग देखते हैं, यहाँ तक आप लोग समझे होंगे। अब इसको हम लोग मिटाते हैं क्योंकि जगह का भी यहाँ पे अभाव है मेरे भाई। तो चलिए अब देखिए, तो सापेक्ष चाल हमारा कितना था 2, ठीक है। अब देखिए सॉरी, मिलन बिंदु 2 था, सापेक्ष चाल हमारा कितना था 6 - B। अब मान लीजिए कि B का, अच्छा अब 6 और जो भी यहाँ पे B होगा उसका HCF हम लोगों को निकालना है, ठीक है। अब HCF जब निकालना है तो चलिए मान लीजिए पहले हम लोग ले लेते हैं 1, पहले B बराबर हम लोग ले लेते हैं 1, तो B बराबर 1 लेंगे तो 6 में जब B में 1 लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। अब 6 और 5 का HCF 1 हो जाएगा। तो अब बताइए, ऊपर है 5, अब बट्टे में हो जाएगा 1, तो इसका मान हमारा 5 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे कितना है 2, तो यानी कि 1 का जो है सो हमारा नहीं होगा, एक जो हमारा B का मान नहीं रख सकते हैं, इसको गलत कीजिए। अब मानिए 2 लीजिए, B बराबर 2, चलिए पहले इसको इधर कर देते हैं। देखिए B बराबर मान लीजिए 2, B बराबर मान लीजिए 2 अगर लेते हैं तो B बराबर 2 लेंगे तो 6 - B यानी कि 6 - 2, B बराबर 2 लिए हैं तो 4 हो जाएगा, बट्टे अब 6 और 2 इसका HCF कितना हो जाएगा, तो 6 और 2 का HCF 2 होगा, आप लोगों को पता है, तो 4/2, ठीक है। यहाँ पे HCF लिख देते हैं का HCF, ठीक है। अब देखिए, अब 4/2 बराबर कितना हो जाएगा 2, यानी कि हमारा 2 जो है सो मिलन बिंदु यहाँ से हल करके आ रहा है, यानी कि B जो है सो हमारा मान 2, B का मान 2 हो सकता है। अब आइए 3 रख के देखते हैं, अब 3 को रख के देखेंगे। अब आइए, अब B का मान 3 लेते हैं, अगर B का मान 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो क्या हो जाएगा, जब 6 - 3 3, और 6 और 3 का HCF कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, तो 3/3 = 1, जो कि वैरी नहीं करेगा, इसलिए हमारा 3 भी गलत हो जाएगा, 3 भी B का मान नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आइए अब 4 लेते हैं, अब 6 - B यानी 6 - 4 बराबर 2, और 4 और 6 का जो है सो HCF आप लोगों को पता है कि 2 ही होगा, तो ये कट के हमारा 1 हो जाएगा, यानी कि 4 भी नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद आइए, अब इसके बाद हम लोग 5 रखते हैं, ठीक है। 5 अब रख के देख लेते हैं। 5 जैसे 6 - B यानी 5 को कीजिएगा तो 1, और 6 और 5 का जो HCF हो जाएगा ये 1 ही हो जाएगा, तो इसका मान भी 1 आ गया, जो कि वैरी नहीं कर रहा है। तो देखिए, मात्र केवल और केवल B का मान जो है सो हम लोग 2 ही रख सकते हैं, इसलिए पूछ रहा है कि B के कितने मान हो सकते हैं, तो केवल और केवल 1 मान हो सकते हैं, इसलिए जो हमारा जो उत्तर जो है सो D नंबर हो जाएगा A। तो आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से प्रश्न को समझे होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पर, अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, ये सिंप्लीफिकेशन का प्रश्न है, ये आप लोग सभी को आना चाहिए। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, 1 मिनट में आगे बढ़ जाएंगे हम लोग तुरंत। देखिए क्या कर रहा है, पहले तो का क्रिया करते हैं, सबको पता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग करेंगे 2×3 6, और भाग हो जाएगा तो 8 से 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये 5 से गुना हो जाएगा, डायरेक्ट कीजिए 15 हो जाएगा,
डायरेक्ट कीजिए। 2 तिहाई 6, 6 से भाग देंगे 18 में 3, 3 5 15, ठीक है 15 प्लस, अब इसका हो जाएगा तो 18 दूनी 36, 36 से भाग देंगे 36 दूनी 72 और 2 तिहाई 6, 6 हो जाएगा। अब माइनस 4/8 और गुना में 2 यानी कि 4 दूनी में 8, 2 से 2 कट जाएगा 1 हो जाएगा। तो हमारा मान कितना हो जाएगा 15 5 20 हो जाएगा हमारा आंसर सी नंबर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है कि 10वीं के 40 विद्यार्थियों ने गणित की परीक्षा दी, ठीक है। 25 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 60 है। 25 विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है 60 है। अन्य विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 80 था, यानी कि जब 40 में से 25 गया तो हमारा बचा कितना 15, तो 15 का कितना था औसत प्राप्तांक 80 था। तो पूरी कक्षा का औसत प्राप्तांक पूछ रहा है, तो ये टोटल का नंबर अब बटे टोटल संख्या हो जाएगा। तो 25 गुने 300, 25 छक्के 150, 1500 और 15 बटे 120, 1200, टोटल कितना हो जाएगा हमारा 2700। अब ये हो गया 2700। हमारा टोटल स्टूडेंट कितना है 40 स्टूडेंट है, तो कर लीजिए आपका 4 छक्के में 24, 3 हो जाएगा, 4 सत्ते में 28, 4 पचे में 20, 67.5 कहाँ है, डी नंबर ऑप्शन जो है सो हमारा उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अरे यार क्या हो रहा है। देखिए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न हमारा कह रहा है मेरे भाई कि आर और एस के बीच हुए एक चुनाव में आर एस के पक्ष में डाले गए मत के 1/4 मत से चुनाव जीत जाता है। आर और एस के पक्ष में डाले गए मतों के 1/4, यानी कि एक्स को टोटल मत मिला है 4 और इसके जो 4 मत मिला है इसके 1 भाग से आर जो है सो जीत जाता है, यानी कि 1 भाग आर को ज़्यादा मिला है जिससे आर चुनाव जीत गया है। तो जब एस को 4 टोटल है और इससे 1 ज़्यादा मिला है आर को, यानी आर को कितना मिला है 5 मत मिला है टोटल, ठीक है। टोटल कितने मत मिले हैं 5 मत मिले हैं जिससे कि ये चुनाव जीत गया है। अब कह रहा है कि कोई मत यदि अवैध नहीं है तो आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत, कुल मत कितना होगा। अब 5 मत तो आर को मिला है और 4 मत एस को मिला है, तभी तो 1 मत से आर जीता है। तो 5 मत आर को और 4 मत एस को, और कोई मत अवैध नहीं है, इसका मतलब टोटल मत जो आर को मिला है और एस को मिला है यही टोटल वोट है, क्योंकि एक भी वोट अवैध नहीं है। तो टोटल वोट की संख्या हो गई 9। अब पूछ रहा है कि आर के पक्ष में कुल मतों का कितना प्रतिशत, तो आर के पक्ष में कितने मत आए थे 4, तो अपना आंसर निकल गया। तो 9 में से 5 मत टोटल मिला है आर को। अब परसेंटेज निकालना है तो आप चाहे गुना 100 से कीजिए और 500 बट्टे में 9 करके भाग दीजिए, या आप लोगों को 5/9 का फ्रैक्शन वैल्यू मैंने कल भी बताया था कि 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 11.1/9, तो 5 का हो जाएगा 11 × 55.5/9 यानी कि 55.56। देखिए आपका आंसर ए नंबर ऑप्शन निकल के आया। तो देखिए कितनी आसानी से हमने इस प्रश्न को सॉल्व किया। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं क्या हो जा रहा है भाई यार। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि 2 संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका महत्तम समवर्तक 8 है तो इन संख्याओं का लघुत्तम। सबसे पहले मेरे भाई एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए ये हो गया 10:15। अब इसको हम लोग छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 5:6 में, क्या इसमें कोई अब कॉमन नहीं है ना, सबसे छोटा अनुपात है। अनुपात का मतलब होता है कि सबसे छोटे से छोटे जो है सो जो संख्या होती है उसी को निकाला जाता है, और वो संख्या जो सबसे बड़ा संख्या होता है वो सबसे बड़े से बड़े संख्या से कट कर सबसे छोटी छोटी अनुपात निकालती है। जैसे ये देखिए 10 और 15 हो गया, तो ये 5 से कटेगा 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, तो 5 इसमें क्या हो गया 5 इसमें क्या हो गया, इसका 10 और 15 का जो है सो ये 5 HCF हो गया ना, 5 जो है सो ये दोनों का HCF हो गया, और इसी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर से कट के ये 2 और 3 आया है। ठीक है, अब जैसे इस 5 में गुना करेंगे तो हमारा निकल जाएगा 10, और ये 5 से इसमें करेंगे तो 15 निकल जाएगा। जैसे एक चीज़ और देखिए, मान लीजिए ये हो गया 30 और ये हो गया 60। अब देखिए ये तो 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 15 से भी कट सकता है, 30 से भी कट सकता है, लेकिन
इसको जब हम लोग कहेंगे कि इसका अनुपात निकालिए, तो अनुपात में सबसे छोटे से छोटे अनुपात को निकालते हैं। और जब सबसे छोटा से छोटा अनुपात कब निकलेगा, जब सबसे बड़े से बड़े कॉमन संख्या से काटेंगे। तो ये तो देखो 2 से भी कट सकता है, 3 से भी कट सकता है, 5 से भी कट सकता है, 6 से भी कट सकता है, 10 से भी कट सकता है, 15 से भी कट सकता है और 30 से भी कट सकता है। लेकिन हम लोग जब सबसे छोटा, देखिए सबसे बड़ा से बड़ा अनुपात कब आएगा, जब सबसे छोटे से छोटे कॉमन फैक्टर से काटेंगे। और सबसे छोटा से छोटा अनुपात कब आएगा, जब सबसे बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर से काटेंगे। तो सबसे बड़े से बड़े कॉमन फैक्टर से जो काटेंगे वो हमारा क्या हो जाता है, बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब HCF ही होता है। तो 30 से काटेंगे तो 1:2 आ जाएगा, जो कि अब सबसे बड़े से बड़े अगर कॉमन फैक्टर से काटते हैं ना, तो उस जो निकलती है अनुपात उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं बचता है, जैसे कि 5:6 में है। तो ठीक है, तो जब इनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, महत्तम समवर्तक 8 है, यानी कि 8 से जब हम लोग इसमें गुना करेंगे तो ये संख्या जो है सो निकल के हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए आइए, अब देखिए अब क्या कर रहा है। तो अब ये हमारा करा है, तो ये संख्या हमारा कितना हो गया, आप देखिए 5x × 6x। अब इसका HCF अगर 8 है तो x बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 ही हो जाएगा, क्योंकि कॉमन फैक्टर तो जैसे देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि ये संख्या तो हमें पता नहीं है ना, तो संख्या 5x और 6x ओरिजिनल संख्या हो गया, लेकिन इसमें कॉमन क्या है, 8 है, सॉरी x है, x ही इसमें हाईएस्ट कॉमन है, जिससे हम लोग काट रहे हैं तो 5:6 आ रहा है, यानी x जो क्या है हमारा हाईएस्ट। अभी मैंने बताया था कि जिस हाईएस्ट से हाईएस्ट संख्या से हम लोग काट करके रेशियो निकालते हैं वही HCF होता है। तो कुल संख्या ये 5x और 6x ही तो होगा, क्योंकि हमें संख्या पता तो है नहीं, तो यही होगा। तो इसका मतलब कि इसमें जो x है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, जिससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम लोग निकाल रहे हैं, तो 5:6 अनुपात आ रहा है। तो जब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे x है और यहाँ पे दिया हुआ है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 8 है, यानी कि x बराबर हमारा 8 हो जाएगा। तो x बराबर जब हमारा 8 हो जाएगा तो अब हमारा LCF आराम से निकल जाएगा, LCM हमारा आराम से निकल जाएगा। अब देखिए मेरे भाई, अब कितना हो गया, 5:6 और x था ये, तो x बराबर हमारा कितना आ गया था मेरे भाई, 8। अब जब 8 रखेंगे तो क्या होगा, 8×5 = 40, यानी कि ये संख्या 40 हो जाएगी और ये संख्या 48 हो जाएगी। अब 40 और 48 का LCM आप लोग निकाल सकते हैं। 8 से 8×5 = 40, 8×6 = 48, इसका LCM आप लोग निकालिए। 8×5 = 40 और 40×6 = 4×6 = 24, 240 जो है सो हमारा LCM निकल करके आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं कि कैसे है। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 1 1 1 ... 1, यानी कि ये टोटल कितने एक हैं जो 9 से, जैसे मान लीजिए n है, 1 1 n। अब ये हम लोगों को एक की संख्या n है, n अंक है जो कि 9 से विभाज्य है, तो n का न्यूनतम मान क्या होगा। तो 9 से विभाजिता का नियम आप लोगों को पता है कि सभी संख्याओं का जोड़ जो है सो 9 से कट जाना चाहिए। जैसे में देखिए, मान लीजिए 36 हो गया, तो 9 से 9 चौका 36 आपको पता है, लेकिन ये 6 3 और 9 हो गया, तो ये 9 से कटेगा। जैसे मान लीजिए, अब ये कोई आपसे पूछ दे कि 9 से विभाजित है कि नहीं है, 1826 154 9 से विभाजित है कि नहीं आपसे कोई पूछ दे, तो आप तो ऐसे पहले काटिएगा 9 दूनी 18, ठीक है। उसके बाद 9 दूनी 18, फिर इसमें से 8 आएगा, 9 9 81, फिर 0 आएगा, 9 6 54, तो ऐसे तो आप काट लीजिएगा। लेकिन अगर उतना नहीं करना है, अगर जैसे मान लीजिए कि ये तो है तो इसमें भाग दे दीजिएगा। लेकिन अगर बड़ी से बहुत बड़ी संख्या आ जाए, मान लीजिए 10 अंक, 8 अंक, 15 अंक, 12 अंक में दे, तो फिर कैसे कीजिएगा। तो 9 का विभाजिता का नियम सिंपल पता है, 9 और 3 दोनों के विभाजिता का रूल आपको पता होना चाहिए कि संख्याओं का योग अगर 9 से कट रहा है तो वो संख्या निश्चित तौर पे 9 से विभाजित होगी। यानी कि 8 और 1 9 खत्म, उसके बाद 2 6 8 1 9 खत्म, 5 और 4 9 खत्म, तो ये 9 से हमारी संख्या विभाजित होगी। तो अब आप बताइए कि एक का जो है सो सीरीज लगा हुआ है
और ये कह रहा है कि ये सीरीज में कितने अंक हैं, न्यूनतम कितने एक होंगे कि ये टोटल बनी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। तो आप बताइए एक 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 कितने एक होंगे जो 9 से विभाजित होंगे? तो 9 एक होंगे, सीधी सीधी बात है, क्योंकि जब 9 1 2 3 4 5 6 7 8 अगर 9 एक होंगे तभी तो ये सभी का जोड़ 9 होगा और वो 9 से विभाजित होगा। तो यहाँ पे हालांकि 18 भी है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है न्यूनतम मान, पूछ रहा है न्यूनतम मान। हालांकि 18 एक भी होगा तो 18 9 से विभाजित हो जाएगा, लेकिन क्या कह रहा है कि न्यूनतम मान। तो न्यूनतम मान कितना होगा, यानी कि n अंक जो है सो ये हमारा कितना अंक है, 9 अंक है। तो हमारा आंसर निकल के आ रहा है कि एक 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 का श्रृंखला 9 अंक की श्रृंखला है जो 9 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जो है सो परिमेय संख्या नहीं है? तो परिमेय संख्या का आपको पता है कि जो p/q के रूप में, यानी कि जो भिन्न के रूप में हो, p/q के रूप में, वो होती है क्या, परिमेय संख्या। और आपको सभी लोगों को पता होंगे कि रूट में जो संख्याएं हैं जिसका पूर्ण, जैसे देख लीजिए 25 हो गया, √16 हो गया, √36 हो गया, ये सारी परिमेय संख्या है। लेकिन √5, √20, √30 ये परिमेय संख्याएं नहीं हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि रूट में वे संख्या जिसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकल पाए पूर्णतः, वो परिमेय संख्या नहीं होती है। तो इसी आधार पर अब हम लोग चेक कर लेते हैं। तो देखिए क्या है, ये हो गया पहला ऑप्शन हो गया हमारा। तो ये हो गया 9 और 4 16, √25, तो ये तो हो गया परिमेय संख्या। 12 96 ये हो गया हमारा 32 का 5 25 और 32 नहीं 36, सॉरी 36, ये 36 का हमारा हो गया वर्ग, 36 का वर्ग हो गया। तो 3.6 का वर्गमूल हो गया, ये भी निकल गया। ठीक है, 125 √125, ये देख लीजिए, ये हमारा हो जाएगा 25 × 5, यानी कि 25 बाहर निकलेगा, 5 आ जाएगा, 5 √5 हो जाएगा। तो इसमें √5 है, तो यानी कि ये परिमेय संख्या नहीं है। और ये 900 है, तो ये तो पता है कि आपका 30 का होगा। तो इसमें कह रहा है कौन सी परिमेय संख्या नहीं है, तो 125, यानी कि डी नंबर ऑप्शन जो है सो हमारा सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे भाई कि 4 अभाज्य संख्या है आरोही क्रम में। आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ते क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर जाएंगे। प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल 30 है। मान लीजिए, चलिए शुरू से ही करते हैं। आभाज्य संख्या का सबसे छोटी संख्या आभाज्य संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7। कह रहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल क्या है, 30 है। तो देखने लीजिए, 2 3 6 5 30 निकल गया, सही है। और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 165 है। अब अंतिम 3 संख्या का गुणनफल कर लीजिए, 5 3 15, 15 से तो 105 नहीं होगा, यानी कि यहाँ पे जो है सो 7 नहीं होगा। यहाँ पे क्या होगा, 7 नहीं होगा। 11 करके देख लीजिए, 5 3 15 और 15 में करेंगे 11 से तो 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, सही है, 165, यानी कि 11 होगा। तो कह रहा है कि तो अंतिम संख्या का, तो अंतिम संख्या 11 है, हो गया, उत्तर हमारा निकल गया। अगला प्रश्न मेरे भाई कहता है कि एक टंकी में 2 प्रवेश पाइप है जो क्रमशः 10 घंटे 15, इस तरह का सवाल मैंने आपको कराया हुआ है। एक 10 घंटे में भरेगा, एक 15 घंटे में भरेगा। ठीक है, और एक निकासी पाइप है जो पूरी टंकी को 12 घंटे में खाली कर सकता है। ये भरेगा और ये निकासी पाइप है। ठीक है, टोटल का वर्गमूल आपको पता है 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, यानी कि 1 घंटे में ये 6 यूनिट भरेगा, 1 घंटे में 4 यूनिट भरेगा और 1 घंटे में 5 यूनिट खाली करेगा। यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो एक खाली टंकी में खोला जाता है, तो उस टंकी को पूर्ण तरह से भरने में कितना टाइम लगेगा। तो देखना लीजिए, टोटल क्षमता कितना है, 60 क्षमता है। और ये 1 घंटे में दोनों मिलकर भर रहा है 10, लेकिन ये खाली कर दे रहा है 5। तो टोटल ओवरऑल कितना हमारा पानी भर रहा है, प्रत्येक घंटे 5 यूनिट भर रहा है। तो 5 यूनिट से करिए 12 हो जाएगा हमारा, 12 घंटे। ये समझाना नहीं पड़ेगा। अगले प्रश्न पे चलिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 रेलगाड़ियां जिनमें एक की लंबाई 210 मीटर और दूसरी की लंबाई 250 मीटर है, क्रमशः 130 किलोमीटर पर आवर और 110 किलोमीटर पर आवर की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही है, लेकिन वे विपरीत दिशा में जा रही है। एक इधर जा रही है, एक इधर से आ रही है। और विपरीत दिशा में जा रही थी तो मैंने पहले क्वेश्चन में आपको बताया था कि सापेक्ष चाल अगर विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल जोड़ देते, यानी दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, तब कह रहा है कि उनके द्वारा एक दूसरे को पूरी तरह पार करने में, जैसे ये चुक 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 इधर जाएगी, ये चुक 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 इधर आएगी, और जब दोनों मिलेंगी तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, मान लीजिए इसकी दूरी तक पहुंच गया, लेकिन दोनों को पूर्णतः पार करने में ये इसकी भी पूरी लंबाई पार करनी करेगी, इसकी भी पूरी लंबाई पार करनी पड़ेगी,
तभी जो है सो टोटल पार करेंगी, दोनों एक दूसरे को पार करेंगी। तो आइए हम लोग बना लेते हैं। इसका मतलब यही है कि ये दोनों एक दूसरे की दूरी को पार कर रही है। तो एक दूसरे की दूरी कितनी हो गई इनकी, 210 मीटर और 250 मीटर, यानी कि 460 मीटर की टोटल दूरी हो गई। अब इनका सापेक्ष चाल, मैंने आपको बहुत पहले वीडियो में बताया हुआ था कि अगर किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना हो तो 5/18 से गुना करते हैं। तो सापेक्ष चाल इनका देख लीजिए 130 और 240 को 5/18 से गुना कीजिए, मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 6 से 6 त्रिक में 18, 6 चौकों में 24, 40, यानी कि 200/3 मीटर पर सेकंड जो है सो हमारा चाल हो गया। अब इसे यहाँ पे भाग दे दीजिए 200/3, तब हमारा आपको पता हो जाएगा कि 460/1 गुने में 3/200। बिल्कुल बेसिक से बता रहे हैं। यहाँ पे हो जाएगा 10, 2 से कटेगा, ये हो जाएगा 23, 23 या 69/10 बराबर 6.9 सेकंड जो है सो हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग हो गया। आंसर हमारा हो गया। देखते हैं आगे प्रश्न, नहीं आगे प्रश्न अब नहीं है। तो चलिए आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आपका टोटल 10 प्रश्न करवा चुके हैं हम, और आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ चुके होंगे प्रश्नों को। और देख लीजिए कि कितने एकदम शॉर्ट से शॉर्ट तरीक़े से हम आपको प्रश्न को सॉल्व करवाने का प्रयास किए हैं। अब इससे ज़्यादा शॉर्ट में नहीं हो सकता है। तो चलिए, बाकी जो टाइम लगा आपको समझाने में लगा, बाकी आप लोग सोच सकते हैं कि प्रश्न को सॉल्व कराने में अगर 10 प्रश्न है तो बिल्कुल 10 मिनट बहुत अधिक हो गया। 7 से 8 मिनट में प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर देंगे, लेकिन समझाने में जो है इतना टाइम लग गया है। तो कोई बात नहीं, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जय हिंद। अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।